हाँ जी, good morning, dear students. So, last lecture we were talking about hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन के हमने जनरल कंसेप्ट्स पढ़े थे, सेलेंट फीचर्स पढ़े थे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, और हमने हाइब्रिडाइजेशन दो पढ़ भी ली थी, एसपी और sp2। आज हम नेक्स्ट पार्ट हाइब्रिडाइजेशन का शुरू करेंगे, दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है या नाम सजेस्ट करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग होगी एक s ऑर्बिटल की और 3 p ऑर्बिटल की। तो जैसा कि अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि इसमें कितने परसेंट एस करेक्टर है, कितने परसेंट पी करेक्टर है, तो वो भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि sp3 है, मतलब टोटल ऑर्बिटल 4 हैं, उनमें से एक एस है। 1/4 इंटू 100 1s, मतलब एस का ऑर्बिटल एक हो गया ना। टोटल कितने हैं? 4। 1/4 इंटू 100, यानी एस का परसेंटेज करेक्टर कितना हो गया? 25%। बाकी पी का, तो पी का करेक्टर कितना हो गया? 75%। तो हाइब्रिडाइजेशन में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली या नियरली सेम होती है, वो इंटरमिक्स करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है, आइडेंटिकल शेप्स होती हैं, और उनके ऊपर उनमें दो साइन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनके दो लोब्स होते हैं, एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है। ऑपोजिट साइड पे बड़े लोब में पॉजिटिव चार्ज और छोटे लोब पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने जो एग्जाम्पल पढ़नी है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, यानी CH4 की एग्जाम्पल पढ़नी है कि CH4 जो है वो कैसे बनता है, ये हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा? तो कार्बन सेंट्रल एटम है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 है। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने बताया था कि जो भी एटम होता है उसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तभी लिखी जाती है जब बॉन्डेड स्टेट में होता है। लेकिन अगर कार्बन की ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कार्बन में दो ही क्या हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, तो कार्बन दो ही बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की वैलेंसी, इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के तो लगता है कि कार्बन की वैलेंसी सिर्फ दो ही होगी, तो कार्बन दो ही बॉन्ड बना सकता है। जबकि ये इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और सारी केमिस्ट्री में आप बार बार ये पढ़ेंगे कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। आपको लोअर क्लासेस में भी सिखाया जाता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दो ही बॉन्ड बना सकता है। तो क्या करें ये कि जो 2s का ऑर्बिटल है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और 2pz जो है वो वेकेंट है। तो जब हाइड्रोजन एटम कार्बन की तरफ अप्रोच करना शुरू करेंगे, तो यानी बॉन्डिंग के टाइम पे ही एक्साइटेड स्टेट आती है ना, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा। 2s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो जब हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे होंगे, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा। तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s1। एक्साइटेड स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2pz में चला गया। ठीक है, तो 2s1 रह गया, 2px1 रह गया, 2py1 रह गया, 2pz1 रह गया। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी
जो है 4 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन ने, मीथेन का फार्मूला क्या होता है CH4, 4 हाइड्रोजन ने इनके साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इनके साथ शेयर करना है। ये तो नहीं हो सकता कि एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s1 के साथ शेयर करे, एक हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन 2px के साथ शेयर करे, एक 2py के साथ शेयर करे और 2pz के साथ शेयर करे। हाइड्रोजन तो कार्बन से नाराज़ हो जाता है, कहता भाई देखो तुम्हारी शक्लें बकलें सबकी अलग अलग हैं, तुम स्फेरिकल हो, 2s को कहता है, 2px को कहता है कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है एक्स एक्सिस की तरफ है, 2py को कहता है कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड वाई ओरिएंटेशन शो कर रहा है, और 2pz को कहता है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है जेड एक्सिस पे है। मैंने नहीं आपके साथ ज्वाइन करना। तो कार्बन बिकम्स बिट वरिड कि अब मैं मीथेन कैसे बनाऊं, तो मेरी वजह से ही, यानी मेरी वजह से नहीं, कार्बन की वजह से। तो कार्बन कहता है कि मेरी वजह से ही तो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को पढ़नी पड़ रही है। अगर मैं टेट्रावेलेंट नहीं बनूंगा, मैं बच्चों को ये जस्टिफाई करके नहीं दूंगा कि मैं 4 बॉन्ड बना सकता हूँ, तो फिर ये हाइड्रोजन मेरे से ज्वाइन कैसे करेगा। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, बोटेनोइक एसिड, आपको जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड पता हैं 10th स्टैंडर्ड तक, वो सारे कैसे बनेंगे। तो 50 लाख के आसपास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स होते हैं। आपको 50 लाख नहीं पढ़ने, आप 500 ही पढ़ लें, इतना ही बहुत होगा। अच्छा, तो फिर ये कार्बन के चारों ऑर्बिटल आपस में विचार विमर्श करते हैं, यानी आपस में क्या करते हैं, सलाह करते हैं कि हम क्या करें। कहते करना क्या है, हम ना सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। जैसे चारों ऑर्बिटल को आपने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया, जैसे ये टमाटो है, ये अनियन है, ये जिंजर है और ये गार्लिक है। तो जब इसकी टमाटो प्यूरी बन के निकलेगी तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सारा कुछ एक जैसा होगा। तो ये कहता है कि हम क्यों ना इंटरमिक्स कर जाएं, 2s, 2px, 2py, 2pz, ये 4 ऑर्बिटल, चारों के चारों ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स कर जाते हैं। तो इसमें एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। तो इंटरमिक्सिंग के बाद इनकी हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल है और 3 क्या हैं, p ऑर्बिटल्स हैं। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, क्योंकि सेलेंट फीचर्स में बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंटरमिक्स करते हैं उतने ही नए आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। तो आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये एक है, ये इसका बिगर लोब है, ये इसका स्मॉलर लोब है, ठीक है। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का बिगर लोब है, ये इसका स्मॉलर लोब है, ये एक बिगर लोब है, ये इसका स्मॉलर लोब है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का बिगर लोब है, ये स्मॉलर लोब है। तो बिगर लोब में तो मैंने प्लस का साइन डाल दिया, स्मॉलर लोब में जगह नहीं है, वहाँ पे नेगेटिव का साइन डालना है। तो जो पॉजिटिव लोब वाले ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जो नेगेटिव लोब वाले होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन का। अभी हाइड्रोजन ने इनके साथ ज्वाइन करना है। अब हाइड्रोजन जब इन चारों ऑर्बिटल्स को देखता है तो बहुत ही खुश होता है। हाइड्रोजन बिकेम वेरी हैप्पी। वाई हाइड्रोजन बिकेम वेरी हैप्पी, क्योंकि हाइड्रोजन कहता है वाह क्या बात है कि पहले तो इनकी शक्लें सबकी अलग अलग थी, अब सारे एक जैसे ही हो गए। हाँ, ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं और इन्होंने एक सर्टन बॉन्ड एंगल बनाया हुआ है 109.5 डिग्री, और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो दे हैप्पीली, दे मतलब हाइड्रोजन, हैप्पीली कम टू ज्वाइन विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है ना, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, 1s1 होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1 होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1 होता है। हाइड्रोजन क्या होता है,
1s1 होता है। तो ये अपना ये चारों हाइड्रोजन स्फेरिकल होते हैं। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल। हर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है। तो यहाँ पे ये मिलके कौन सा बॉन्ड बना देते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ये हाइड्रोजन भी, ये दो रेड कलर के डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है, यहाँ पे भी एक स्टेबल सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन जो है ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है। ये ओवरलैप करते हैं और यहाँ पे एक स्टेबल सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। ऐसे ही चौथा हाइड्रोजन भी कार्बन के चौथे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ एक स्टेबल सिग्मा बॉन्ड बना देता है। तो 4 स्टेबल सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में और फर्स्ट वीडियो जो हाइब्रिडाइजेशन का था उसमें ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया था, बड़ी ही क्लैरिटी के साथ बताया था कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही बनाते हैं। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, जो कि हम आगे इथीन और इथाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे पाई बॉन्ड होता है, लेकिन अभी तक तो जो स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही हैं। तो ये बहुत ही स्टेबल सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ये मीथेन का ऑर्बिटल पिक्चर है, ये वाला मीथेन का ऑर्बिटल पिक्चर है। इसको टेट्राहेड्रल कहा जाता है। अब ऐसा है कि ये तो चलो छोटा सा है, ये तो बन ही जाएगा। लेकिन जैसे आपने पिछली वीडियो में BF3 का देखा था, तो देखा था कि फुलरीन कितना BF3 के साथ कितना भयंकर स्ट्रक्चर बन रहा था। तो वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं होती, पर मीथेन का ये स्ट्रक्चर बिल्कुल छोटा सा है, कम्पैक्ट सा है, ये बना सकते हैं। अब बॉन्ड नोटेशन के साथ ऐसे बना सकते हैं। सेंटर में आप कार्बन को शो कर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन शो कर दीजिए और 4 हाइड्रोजन बना दीजिए। और इसकी शेप को याद रखना है कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, शेप जो है टेट्राहेड्रल होती है। और HCH का बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट्स है, या 109.28 मिनट्स है। तो आई एम वेरी श्योर कि ये 13 अप्रॉक्सीमेटली मैंने 13 मिनट्स लिए हैं ये एक पेज आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? क्लियर है। इसके बाद हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, जो कि जिसकी एग्जांपल हम pf5 या pcl5 भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल सिर्फ एक मीथेन ही होती है, बहुत सारी होती हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कि हम लास्ट में जब हाइब्रिडाइजेशन ओवर हो जाएगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम शॉर्टकट पढ़ेंगे। तो उसमें हम बहुत सारे मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन फ्रैक्शन तो नहीं, चलो 10-15 सेकंड में हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे कि इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, शेप कौन सी होती है। लेकिन +1 स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपको लेंथियर रूट फॉलो करना होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी होती है। जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी, मैं आपको MCQs के लिए हाइब्रिडाइजेशन के शॉर्टकट्स बताऊंगा। हम अब अगली हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं, जिसका नाम है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। वैसे मीनवाइल आगे चलने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर सारी वीडियो को एक बार दोबारा सुनिए, फिर अगली वीडियो अगला वीडियो कह रहा हूँ, अगला जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शुरू करना, ठीक है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम 4th हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे या पढ़ने जा रहे हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है, तो एज द नेम सजेस्ट एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में,
3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, ठीक है। तो तभी sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। sp हाइब्रिडाइजेशन जब हमने नंबर 1 पढ़ी थी उसकी शेप लीनियर थी। sp2 जब हमने पढ़ी थी उसकी शेप ट्रायगनल प्लेनर थी। इससे पहले हमने इमीडिएटली जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी मीथेन की, उसकी शेप टेट्राहेड्रल थी। और ये जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूल की शेप जो है ट्रायगनल बाइपिरामिडल होगी, ठीक है। तो कैसे ये ट्रायगनल बाइपिरामिडल बनता है, इसकी ज्योमेट्री कैसे बनती है, लेट अस सी दिस। तो एग्जाम्पल हम PaCl5 मॉलिक्यूल की भी ले सकते हैं, PF5 मॉलिक्यूल की भी ले सकते हैं। तो पहले हम फास्फोरस को पकड़ते हैं, ये सेंट्रल एटम है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1 3d खाली। तो अगर देखा जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, एक 3px में, एक 3py में, 3pz में, यानी ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है। जबकि PCl5 में फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब कि जो s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, यानी जंप करके 3D में जाना पड़ेगा। यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ग्राउंड स्टेट लिखी है। अब इसको मैंने बॉक्सेस की हेल्प से भी लिखा है फास्फोरस। अब इसमें क्या करते हैं हम कि जो अंदर वाली इनर शेल वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको स्किप कर देते हैं। 1s2 स्किप कर दी, 2s2 को स्किप कर दिया, 2p6 को स्किप कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं है। 3s के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिए। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन क्लॉकवाइज है, एक की एंटी क्लॉकवाइज है। फिर 3p के 3 ऑर्बिटल हैं, 3px 3py 3pz, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ईच। 3d खाली है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्लोरीन ने फास्फोरस के साथ या फ्लोरीन ने फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाने हैं 5। तो 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते क्योंकि 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 5 बॉन्ड तब बन सकते हैं कि जब फ्लोरीन या क्लोरीन फास्फोरस को अप्रोच करेगा तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होके जंप करके एक्साइटेड स्टेट में 3D में चला जाएगा, 3D में चला गया। अब हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। एक का नाम है एक 3s में इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन 3p में हैं और एक इलेक्ट्रॉन 3d में है, ठीक है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से इंटरमिक्स हो रहे हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल s इंटरमिक्स हो रहा है, 3 p इंटरमिक्स हो रहे हैं और एक d इंटरमिक्स हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको नाम दे देते हैं। s एक s लिख दिया, 3 p लिख दिए और एक d लिख दिया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो अब इसकी ऑर्बिटल पिक्चर नहीं बनाई यहाँ पे, क्योंकि ऑर्बिटल पिक्चर जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स सी हो जाती है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे हो सकती है इसकी जो है ऑर्बिटल पिक्चर, तो मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये एक ब्लैंक पेज है। अगर आप चाहते हो कि जैसे मीथेन की BF3 की BeCl2 की हमने पिक्चर बनाई थी, तो अगर आप PCl5 की भी पिक्चर बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगी। तो पहले तो ऐसा है कि इसका एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ये ट्रायंगल हो गया। ये फास्फोरस का हम sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें एक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस ट्रायंगल के राइट एंगल पे होता है और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस ट्रायंगल के बिलो होता है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ये ट्रायंगल हो गया।
ये ट्रायंगल हो गया और ये दो पिरामिड हैं, एक ऊपर एक नीचे, यानी एक ट्रायंगल के ऊपर एक ट्रायंगल के नीचे, तो इसे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कह सकते हैं या ट्राइगनल बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने ट्राइगनल बाइपिरामिडल लिखा हुआ है, आप इसे ट्राइगनल बाइपिरामिडल लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ फास्फोरस। ये फास्फोरस के sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। टोटल ऑर्बिटल 5 होने चाहिए, 1 और 3 4 और 1 5। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, और हर बड़े ऑर्बिटल के साथ मैंने छोटा लोब बनाया ऑपोजिट साइड पे। तो बड़े लोब में पॉजिटिव साइन है क्योंकि इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। जो छोटा लोब होता है उसमें नेगेटिव साइन होता है, उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करना होता। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है फास्फोरस का। अब कुलरीन सोचिए, कुलरीन क्या है? कुलरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1 3pz1, यानी कि ये 3pz1 हो गया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये 3pz जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ ज्वाइन करेगा क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये और ये ज्वाइन कर जाएंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड स्टेबल बन जाएगा। फिर एक और कुलरीन इसके साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये जो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन है मैं इनको ब्लैक कर देता हूँ। ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, ये फास्फोरस है। तो ये जो 3pz का इलेक्ट्रॉन है रेड कलर से दिखाया, ये तो 5 कुलरीन हमें चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम्पल किसकी है? PCl5 की। तो एक कुलरीन इसके साथ ज्वाइन करेगा, एक इसके साथ ज्वाइन करेगा, तीसरा कुलरीन इसके साथ ज्वाइन करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, चौथा इसके साथ ज्वाइन करेगा, पांचवा इसके साथ ज्वाइन करेगा। मैं एक ज्वाइन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ब्लैक वाला मेरा फास्फोरस का है। तो ये एक मैंने रेड कलर का इलेक्ट्रॉन जो है कुलरीन का बना दिया। ये 3pz1 था, इनके बीच में स्टेबल सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब सोचिए कि तस्वीर, पिक्चर कितनी भयंकर बनेगी, क्योंकि अगर एक कुलरीन के साथ ऐसी हो गई है तो एक कुलरीन इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, है ना। तो इसलिए हम ऐसी पिक्चर्स को अवॉइड करते हैं। तो रादर हम इसकी सिंपल पिक्चर ऐसे बना लेते हैं। सेंटर में जैसे फास्फोरस बना दिया, इसका एक ट्रायंगल बना दिया जिसे हमने ट्राइगनल कह दिया। ठीक है, और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, कुलरीन यहाँ पे, कुलरीन यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया। ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल है। यहाँ पे Cl के बीच में जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री है, और ये कुलरीन पिरामिड ऊपर और कुलरीन पिरामिड नीचे, ये ट्रायंगल के राइट एंगल पे है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास ये ट्रायंगल है, तो एक पिरामिड ऊपर है तो ये उसके राइट एंगल पे हो गया। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि ये ट्रायंगल है, मैं कहने का सपोज कर लीजिए मेरे हाथ में ये आया, तो ये सपोज कर लीजिए कि ये एक ही प्लेन में है, ट्रायंगल है। तो एक पिरामिड ऊपर आ गया राइट एंगल पे और एक पिरामिड नीचे हो गया राइट एंगल पे। ये नीचे, ऐसे, और ये ऊपर। ठीक है,
तो ये पिरामिड एक ऊपर है, एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है। तो ये फिर कौन सा बॉन्ड एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल है और इनको पिरामिड इसलिए कह दिया गया है, ये पोल की तरह, जो पोल जैसे ऐसे करके पोल होता है उसकी तरह, और एक पिरामिड ऊपर है एक नीचे है, तो इसको बाय पिरामिडल कह दिया गया। तो इसलिए PCl5 की शेप जो है ट्रायंगल बाय पिरामिडल हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गया? तो हमने ये डायग्राम नोट्स में अवॉइड करी है, ये वाली डायग्राम जो है वही बनाई है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ये डायग्राम यहाँ पे बनाई है, ट्रायंगल बाय पिरामिडल ऑफ PCl5। PCl5 की जगह PF5 भी हो सकता था, यहाँ क्लोरीन की जगह फ्लोरीन भी हो सकता था। तो आप यहाँ पे मैंने कई जगह पे E ब्लैक पेन से लिखा हुआ है और रेड पेन से A लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि E और A क्या होता है। ये जो बॉन्ड पिरामिड का है इसको A कहते हैं, इसको A कहते हैं। A का मतलब एक्सियल होता है, जो ट्रायंगल के अंदर हैं उनको E के साथ यानी इक्वेटोरियल कहते हैं। यानी PCl5 में दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक इक्वेटोरियल होते हैं, एक एक्सियल होते हैं। 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल होते हैं जो ट्रायंगल के अंदर होते हैं, और 2 बॉन्ड एक्सियल होते हैं जो ऊपर और नीचे होते हैं, जो ट्रायंगल के ऊपर और ट्रायंगल के नीचे राइट एंगल पे होते हैं। ठीक है, और एक्सियल बॉन्ड की लंबाई इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा फाइंड आउट की गई है। PF5 में भी ऐसे ही होता है। उसका ये रीज़न है कि 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड एक ही प्लेन में हैं, ये मिलके एक्सियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करते हैं, तो उसकी वजह से एक्सियल बॉन्ड थोड़ा लंबा हो जाता है। जैसे आपके पास एक गुब्बारा है, तो गुब्बारे को दोनों हाथों से प्रेस करते हो तो हवा थोड़ी ऊपर चली जाती है, तो थोड़ा मोटे से थोड़ा लंबा सा हो जाता है। तो उसी तरह से ये जो इक्वेटोरियल 3 बॉन्ड हैं, ये एक्सियल बॉन्ड को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो एक्सियल बॉन्ड की लंबाई इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा हो जाएगी। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये ट्रायंगल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर था PCl5 का। ठीक है बच्चा? तो आगे यही लिखा हुआ जो मैंने बॉन्ड्स के बारे में बताया कि A को एक्सियल बॉन्ड और E को इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लेंथियर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड इन PCl5 और PF5। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि विच d ऑर्बिटल takes parts in sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कि जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है जो हमने अभी पढ़ी है, ये हमने sp3d ही पढ़ी है ना। s तो SC हो गया, P के जो 3 है, एक PX हो गया, एक PY हो गया, PZ हो गया। अब D के तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो कौन सा D का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका नाम बताना है। ये कई बार 1 नंबर के क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते होते हैं। तो इसका आंसर है DZ²। ऑर्बिटल जो है टेक्स पार्ट इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो DZ ऑर्बिटल जो है, DZ² ऑर्बिटल जो है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। नाउ सम ऑफ यू में आस्क के कैसे पता चला कि DZ² ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। उसके लिए तो साइंटिस्टों के पास एक्सरे टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से ये फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हम सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फिगर देखिए। तो उसके सिर्फ ये वाले बॉन्ड को और ये वाले बॉन्ड को देखिए, और DZ ऑर्बिटल जो है
वो भी लगभग ऐसे ही होता है। सिर्फ इन दोनों को देखिए, ये डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल से लगभग रिजेंबल करता है, तो इसलिए हम आपको समझाने के लिए बता सकते हैं कि डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। आई एम वेरी श्योर कि आपको sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है अच्छे से क्लियर होगी। आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही कराना चाहूँगा। मैंने आपको 2 हाइब्रिडाइजेशन आज भी कराई हैं, एक sp3 और एक sp3d। आई एम वेरी श्योर कि दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। इन केस यू हैड अ प्रॉब्लम, लेक्चर को रिपीट कीजिए, सुनिए दोबारा से, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। थैंक यू।